हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है पब्लिक सर्वेंट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हमारे जो पर्यावरण का जो लेक्चर था पुराना वाला, उसमें पर्यावरण प्रदूषकों की विस्तृत चर्चा मैंने की थी। अब इस वीडियो में मैं पर्यावरण प्रदूषकों से संबंधित 20 सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आपके सामने आया हूँ। इन सवालों को दोस्तों अभी की अभी आप इनको मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल अक्सर CGPSC और CG व्यापम के पेपर में देखने को मिलता है। यदि CGPSC से आप पूछता ही है, आज के 20 सवाल ही ले दे करके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है आज। ठीक है, आज जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, मैंने उस लेक्चर में भी बताया था। आज मनाया जाता है, 1972 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण कौन से हैं जो मानसिक रोग पैदा करता है। तो देखो, लेड मतलब होता है शीशा। तो देखिए, शीशा जो है वो शीशा इस कैंसर है। अब शीशा से हम लोगों को धीरे धीरे ये भी चीज़ याद रखना है कि शीशा कहाँ से निकलता है, तो मोटर कार से निकलता है। अब मतलब कौन सा मानसिक रोग उत्पन्न प्रदूषण है। ठीक है, प्रदूषण कौन सा, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण कौन है, प्रदूषक कौन है, बेसिकली ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या है, लेड। ठीक है, तो लेड कहाँ से निकलता है, तो मोटर कार से निकलता है। ठीक है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि पहले नंबर पे CO2 है, दूसरे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये CGPSC 2020 में पूछा गया। ठीक है, और CGPSC 2020 में इसका उत्तर जो लिया है वो ये लिया है कि CO2 सबसे ज़्यादा हरित गृह प्रभाव में, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, फिर उसके बाद मीथेन, और चौथे नंबर पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो CO2 सबसे ज़्यादा, फिर N2O, फिर CH4, फिर CFC। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो चलित वाहन, मतलब ट्रांसपोर्ट से मेट्रो सिटीज़ में ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्ट के चलते ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना ठीक में कौन से गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, 2 दिसंबर की 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कहाँ हुआ था, भोपाल में। अब भोपाल में देखो 2 या 3 दिसंबर दोनों डेट मिलता है हम लोग को, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि 2 दिसंबर को रात को हुआ था। जैसे 2 दिसंबर को रात को लीकेज हुआ, और रात भर मतलब सुबह तक, 3 दिसंबर की सुबह तक लीक हुआ था और पूरे शहर में फैल गया था। ठीक है, इसका प्रभाव आज भी भोपाल में देखा जाता है। बहुत ही गंदा पूरा स्थिति था। ठीक है, ये दोनों बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे देखिए, कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, कैडमियम। देखिए, कैडमियम याद रखिएगा, कैडमियम जो होता है वो इताई रोग मतलब के लिए संप्रदाय। तो देखिए, मैं 4 तरह के रोग आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला होता है देखो कैडमियम, जैसे कैडमियम जो हृदय संबंधी रोग बोल रहा है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा रोग करेगा, तो नाम याद रखना, इताई। यहाँ मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, सुनिएगा गौर से। तो रोग का नाम क्या है, ETAI, इताई, और इसकी फिर से इताई रोग। तो इताई रोग जो है वो कैडमियम से होता है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ मैं। ठीक है, अगला है देखिए, लोहे की खानों में काम करने से जो मजदूरें होते हैं उसमें लौह सकितमयता, मतलब इसमें सिलिकोसिस। ठीक है, आयरन सिलिकोसिस जो रोग होता है, सिलिकोसिस रोग सिलिका की मतलब के कारण होता है। तो सिलिकोसिस रोग किसके चलते हुआ, मतलब किससे चलते हुआ, तो सिलिका के चलते हुआ। अब ये लोहे की खानों में होता है। तीनों फैक्ट आप लोग ध्यान रख रहे हैं, लोहे की खान, सिलिकोसिस और सिलिका। ठीक है, अगला है कि वायुमंडल में निम्नलिखित कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है,
तो जीवों के श्वसन से देखो कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वसन में छोड़ते हैं तो वो पौधे उसको ग्रहण करते हैं। तो देखो CO2 और O2 का जो साइकिल चलता है, ठीक है, वो बिल्कुल हमारे और पौधों के बीच में चलता है, ठीक है। हम CO2 निकालते हैं, वो CO2 मतलब हम O2 ग्रहण करते हैं, हम CO2 निकालते हैं, उसको वो ग्रहण करते हैं, वो O2 निकालते हैं, इसको हम ग्रहण करते हैं, मतलब पूरा लेन देन चल रहा है यहाँ, ठीक है। इसके अलावा ताजमहल को क्षति किससे पहुँच रही है? देखो ताजमहल को क्षति सीधा सीधा आप लोग याद रखना एसिड रेन से पहुँच रही है। एसिड रेन में बताया था अम्ल वर्षा पिछले वीडियो। देखिए इस वीडियो को पूरी तरीके से अगर आपको समझना है तो जैसा कि मेरे लेक्चर में हमेशा मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव लेक्चर आप अगर देखने आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो आप उससे पहले उस चैप्टर का सब्जेक्टिव ट्यूटोरियल वीडियो आप देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो पिछला वीडियो आप पूरी तरीके से देखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। तो जैसे मैं बताया था कि जब 5.6 से कम pH पे वर्षा होता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अब 5.6 pH पे कब होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से, तो इसमें से सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन से मिल करके तथा जल की बूंदों से मिल करके इन सब चीज़ों से क्या करते हैं कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो H2SO4 बनाते हैं। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 बनता है नाइट्रोजन से मिल करके। तो ये दोनों मिल करके आपस में अम्ल वर्षा करवाते हैं, जिससे कि वर्षा के जल का pH मान जो है 5.6 से नीचे हो जाता है और ये एसिड रेन करवाता है, और जो कि ताजमहल के क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो बेसिकली मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषक जो हैं इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम लोगों को बिल्कुल इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला 10वां प्रश्न है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है? तो देखिए जल प्रदूषण को मापने के लिए ध्यान रखिएगा BOD, जिसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना BOD क्या होता है। देखो इसको मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए 3 तरह के टर्म्स होते हैं, है ना। जल प्रदूषण के मापक में 3 तरह के टर्म्स होते हैं। एक होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, DO। दूसरा होता है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये। और तीसरा होता है COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिएगा ध्यान रखिएगा, जब इसको एकदम बारीकी समझना, ध्यान से सुनना तो सब पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन होगा क्योंकि जलीय जीव जो होते हैं, जल में अंदर जीव जिंदा रहते हैं, हर जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जीव जो जिंदा रहेगा जल के अंदर वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो वो जितने ऑक्सीजन में जिंदा रह जाता है, कम ही ऑक्सीजन में जिंदा रहते हैं ना, तभी तो जल में, क्योंकि हम जल में जाते हैं तो मर जाते हैं, क्योंकि हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना जल में रहता नहीं। तो जल में जितनी ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अब जल में जीव जंतु जितने ज़्यादा होंगे उतने ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ BOD जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। देखिए हर जीव जो होता है वो उसको जितना डिमांड होता है ना। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि बायोडिग्रेडेबल होने के लिए उनको कितना मतलब जैसे जिन श्वास लेते हैं उसके लिए जितना चाहिए, और उनको उनके बायोडिग्रेडेट होने के लिए उनको जितना चाहिए होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? BOD बोलेंगे। उसके बाद COD मतलब केमिकली पूरी तरीके से हर केमिकली पूरी कंप्लीटली, ठीक है, डिकम्पोज होने के लिए जितने ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूरत पड़ेगी उसे COD कहेंगे। तो BOD, COD और DO में सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वो COD का होता है, उसके छोटा BOD का होता है, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का सबसे छोटा वैल्यू होता है। हमेशा इनका जो क्रम आप लोग ध्यान में रखना कि इनका क्रम आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना कि सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा COD होगा, फिर उसके बाद BOD होगा, और फिर उसके बाद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो केमिकल ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा सबसे कम, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल होने के लिए, उसके बाद केमिकली पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो जितना ज़्यादा इनका मात्रा रहेगा उतना वायु ज़्यादा, उतना जल ज़्यादा मतलब उतना जल प्रदूषण ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब देखिए अगला 11वां क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? तो इससे त्वचा का कैंसर होता है। और ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं, ओजोन परत इन्हें रोकता है। ओजोन परत कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। ठीक है, आगे 12वां, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो O2 की घुली हुई मात्रा से। देखिए वही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, O2 की घुली हुई मात्रा से जल प्रदूषण का मापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ये थोड़ा अटपटा सा आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि कौन सी गैस, लेकिन ये बहुत सही क्वेश्चन है। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? हम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है इस बात को कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एजेंसी, इसके माध्यम से इन्होंने एक सीधा वो चीज़ बताया कि जितना CO2 का कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में है, उतना CO2 वायुमंडल के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। क्योंकि 0.03 मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया है कि 0.03% CO2 होता है जो कि हम रिलीज़ करते हैं, हम वायुमंडल में छोड़ते हैं और उसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं और पौधे उसका उपयोग करके फिर से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं और O2 मुक्त करते हैं। तो ये एक संतुलन में बना हुआ है। और पोल्यूटेंट वो होता है जो कि संतुलन को बिगाड़ता हो। तो ऐसा कोई मतलब CO2 ज़्यादा संतुलन बिगाड़ता नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने CO2 को पोल्यूटेंट माना है, एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, परंतु इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसने नहीं माना है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद 14वां में है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो देखिए सौर ऊर्जा कहीं से भी प्रदूषण क्रिएट नहीं करता है। आगे ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम कारण क्या है? जेट उड़ान। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जेट उड़ान से नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड, इसलिए यहाँ पे X लिखा हूँ मैं, NOx रिलीज होता है। अगला, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है कहाँ स्थित है? देखिए अंटार्कटिका कभी भी बात करेंगे ओजोन क्षेत्र के बारे में, तो जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वो कहाँ है? तो अंटार्कटिका में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है 17वां नंबर की, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष का क्या नाम है? याद रखिएगा, नीम का वृक्ष जो है वो धूल प्रदूषण को रोकता है। अगला, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का नाम आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक देती है? बताइए। देखिए बहुत बार आया है, ठीक है, कि ओजोन जो है वो पृथ्वी पर यूवी रेज को आने से रोक देता है। ठीक है, यूवी रेज को आने से ओजोन रोकता है। और ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर समताप मंडल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो देखिए 5 तल हैं, तो इसमें है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, तो पृथ्वी के नीचे कौन सा है? क्षोभ मंडल। फिर से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये समताप मंडल जो है 25 से 30 किलोमीटर ऊपर है समताप मंडल, जहाँ पे ओजोन पाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। मैं डेट वाइज भी पढ़ाऊँगा, सारे सम्मेलन भी पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था 20 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगले लेक्चर में, इन्वायरमेंट के अगले लेक्चर में 30 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे प्रदूषण से संबंधित। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जो भी हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कर दीजिए सभी प्रकार के आगे के लेक्चर्स जो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।